everyone, welcome back to our chapter number 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, जिसके अंदर हमने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखा था। आज हम बात करेंगे कलर्स कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें मिलते हैं। अगर हमें क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो तो हमें यह मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्वांटाइज होता है और जब वो वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी को वो एमिट करता है दैट विल मैच द वेवलेंथ ऑफ एनी ऑफ द कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, और वो कलर हमें दिखाई देता है। करेक्ट। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, या एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो रहा है कि जब एक, मान लीजिए ये आपके पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो कौन सी लाइट है वो? वाइट लाइट, यानी इट हैज गॉट ऑल दी कलर्स इन इट। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, एनी सेंट्रल मेटल एटम, जो कि आपको हमेशा ट्रांजिशन एटम्स में से मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से मिलेगा। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी उसके हिसाब से देखें तो एक डेल्टा ओ या डेल्टा टी था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डेल्टा ओ भी हो सकता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, और डेल्टा टी भी हो सकता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। अब ये जो है व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी है। तो जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो डेल्टा नॉट के बराबर जिस लाइट की एनर्जी होगी या जिस कलर का एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। डेल्टा ओ के बराबर या डेल्टा टी के बराबर जिसकी भी एनर्जी उस कलर से मैच करती होगी वो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब वो कलर एब्जॉर्ब हो गया तो बचे हुए कलर्स क्या होंगे? लेफ्ट ओवर कलर्स जो होंगे वो सारे मिलके एक नया कलर बना देंगे, एंड दैट कलर इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन कलर और द ट्रांसमिटेड कलर। करेक्ट। एक है कलर जो एब्जॉर्ब होगा, दैट विल मैच द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी ये डेल्टा एनर्जी जो है उसके बराबर की एनर्जी की जो वेवलेंथ है लाइट के अंदर, विबग्योर के अंदर, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बची हुई एनर्जी का जो रंग होगा वो मिक्स होके एक नया रंग बना देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन कलर। करेक्ट। सो इसको क्या समझेंगे हम लोग? अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना पता हो तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कलर देगा, क्योंकि जब तक हमें ये स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं पता बिटवीन डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यानी T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा O। और इस डेल्टा O के बराबर, यानी आप देखो अगर E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा लिखे तो जिस भी वेवलेंथ की होगी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। मोर दी वेवलेंथ लेसर दी एनर्जी। और विबग्योर में क्या होता है? रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ लीस्ट होता है। सो जब वेवलेंथ जो है जिस कलर के साथ की मैच करती हुई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी के कलर उसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे, हमें दिखाई देने लगेंगे, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव बीन एक्सप्लेन्ड well by crystal field theory. Most of the transition elements or the metals, they form colored complexes और क्रिस्टल्स। अब यहाँ चैप्टर नंबर 1 नहीं भूल जाना अपना 12th का सॉलिड स्टेट्स, जिसमें हमने क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की थी, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। इट मीन्स some part of
light, or we can say some part or the wavelength of light are absorbed by the crystals. अब जो कलर एब्जॉर्ब हो गया वो तो हमें दिखाई नहीं देगा. हमने ये हमारी रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा है क्लास 10 में. बाय द क्रिस्टल्स एंड लेफ्ट ओवर wavelengths that are perceived by an observer forms transmitted wavelengths or transmitted colors. एंड इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी कलर, द कलर्स ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय द मिक्सचर ऑफ leftover wavelengths and this color is called as, यहाँ आप ट्रांसमिटेड वेवलेंथ लिखिए बस, ट्रांसमिटेड वेवलेंथ, क्योंकि जो कलर है दैट कलर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. मतलब क्या हुआ, अगर हायर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो लोअर वेवलेंथ की जो कलर है, लाइट है, वो हमें विजिबल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ रेड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ is absorbed, then it appears green, and if green light of lower wavelength is absorbed, then it will appear darker or toward the red side. It will appear red. So यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेड हो या फिर ग्रीन हो, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड कलर. जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कह सकते हो, उसे आप ट्रांसमिटेड कलर भी कह सकते हो. सो वी कैन से दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स this transmission of light. चलिए एक एग्जाम्पल देख के करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3. अब इसके अंदर क्या है, इसका कलर क्या है, विच इज वॉयलेट, और कहीं कहीं बुक्स में ये पर्पल कलर भी बताया गया है इन कलर. अब यहाँ पे क्या मतलब है, कहता है कि देखो टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, टाइटेनियम का 22. इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 14s2 3d2. टाइटेनियम के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. इट मीन्स इट हैज़ गॉट 3d1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 6. करेक्ट. इसका मतलब ज्योमेट्री क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल. सो 3d1 इलेक्ट्रॉन, d1 जब होता है तो हमें स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं. इसका मतलब दिस 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल is placed in T2g
लोअर एनर्जी शेल में ही होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग की देखो, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी लिगेंड आएगा स्प्लिटिंग होगी, मगर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ये डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में ही भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्सो। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास जो डी ऑर्बिटल हैं लाइक दिस एंड देन 3 ऑर्बिटल ओवर हेयर, करेक्ट। अब इसके पास T2G में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन ऑन गेटिंग द एनर्जी कैन मूव टू Eg इलेक्ट्रॉन्स, कैन बिकम Eg इलेक्ट्रॉन। सो जब इसके अंदर कोई भी लाइट अंदर आएगी, सो इस डेल्टा O के बराबर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू Eg इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अप हो गया, it has gained the energy, means absorbed some light, some color in the form of energy। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उस एनर्जी के बराबर एनर्जी वाला जो कलर है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो यानी वाइट लाइट में से एक कलर हट गया। अगर एक कलर हट गया तो बाकी के कलर मिलके एक नया कलर बना देंगे, करेक्ट। सो नाउ द कलर्स left makes a new color instead of white। करेक्ट। और यहां पे एक्सपेरिमेंटली बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप वी फाउंड दैट येलो कलर ऑफ wavelength 510 nanometer has been absorbed। जब येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तब उस केस के अंदर इसके पास दो कलर प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होते हैं। इट एब्जॉर्ब्स 510 नैनोमीटर का नॉट जस्ट येलो, येलो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब येलो ग्रीन एब्जॉर्ब होता है तो येलो के कॉम्पनसेट करने के लिए जो कलर आता है दैट इज ब्लू, और ग्रीन को कॉम्पनसेट करने के लिए रेड कलर आता है। नाउ दिस रेड एंड ब्लू कलर विच इज इन मेजॉरिटी, बाकी के कलर भी होंगे लेकिन ये मेजरली ये रिफ्लेक्ट होंगे। एज अ रिजल्ट ये कलर मिक्स होने के बाद इट कैन मेक अ पर्पल कलर। सो द टाइटेनियम with 6 molecules of water as a ligand in oxidation state 3+ is going to give us the purple color। So purple color जो है यहाँ compensatory color हो जाता है। So देखिए now here without understanding this splitting of d orbitals and without knowing crystal field splitting energy concept, it is difficult to understand dd इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या है? फ्रॉम T2G से Eg की तरफ जा रहे हैं, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ऑफ डिफरेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। सो दिस डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इम्पार्ट कलर। सो इसीलिए अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पता है तभी हम इस कलर को समझ सकते हैं कि क्यों आया है। सो इफ लिगेंड्स डू नॉट एग्जिस्ट, और यू कैन से दैट लिगेंड्स आर एब्सेंट, आर नॉट प्रेजेंट, तो आपको लगता है कि वो कलर देगा आपको सॉल्ट? डेफिनेटली नॉट। सो लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट, देन सब्सटेंस अगर नहीं होगा देन स्प्लिटिंग विल नॉट अकर।
splitting will not occur, hence the substance will be colorless. पक्की बात है, जब स्प्लिटिंग नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो कलरलेस होगा. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू हैव कॉपर सल्फेट विथ 5H2O एंड यू हैव कॉपर सल्फेट, यानी कि एनहाइड्रस CuSO4 एंड दिस इज द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. अब इसमें देखो लिगेंड है ना आपके पास वाटर, सो इसका कलर क्या होता है? इट इज ब्लू इन कलर, डीप ब्लू. और ये कैसा होता है? कलरलेस. ऐसा क्यों? क्योंकि डीप ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एंड यहां पे क्या है? Cu2 पॉजिटिव आयन तो है, लेकिन देर इज नो लिगेंड टू कॉज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स. कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही d ऑर्बिटल्स की, एज अ रिजल्ट देर विल बी नो कलर. सिमिलरली देखिए, यू हैव टाइटेनियम with 6 molecules of water with oxidation state 3+, and you have titanium, and this is 3+, and this, तो यहाँ 3 क्लोरीन लगा लेते हैं, and this is the titanium dichloride. ये कैसे बना? जब हमने इसको हीट कर दिया, we lost 6 molecules of water and it becomes this. Now the color of this is purple, जो अभी हमने देखा था, and color is colorless. क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल हट गए, लिगेंड चला गया, so it will be colorless. Now by knowing the wavelength of light absorbed, अगर हमें कौन सी लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई है वो पता चल जाए, इट इज इजी टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा O या फिर डेल्टा T, कुछ भी. मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो T यूज करेंगे, ऑक्टाहेड्रल है तो O यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक इन हमारा पॉपुलर मॉलिक्यूल हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3+, इसके अंदर 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गई. अब अगर मुझे इसमें से ये बताना हो इसकी एनर्जी कितनी होगी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 फोटोन इज hc अपॉन लैम्डा. व्हाट इज h? 6.626 into 10 to the power minus 34 multiplied by 3 into 10 raised power 8 divided by 510 नैनोमीटर है, कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास एनर्जी आ गई बच्चों 3.9 into 10 raised power minus 19 joule, and this is for 1 electron. If I need to find out energy for 1 atom, तो हम क्या करेंगे? इस एनर्जी को जो हमने 1 इलेक्ट्रॉन की निकाली है, मल्टीप्लाई दिस एवोगैड्रो नंबर. सो 10 raised power minus 19 multiplied by 6.023 into 10 raised to power 23. इसको मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे, इट विल बिकम 235 किलो जूल पर मोल. राइट, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट 1 atom will need to absorb 510 nanometer of the light and to give the purple color. Right, now since we know difference between different sets of orbitals, since difference between different sets of orbitals in octahedral complex vary from one metal ion to another, यानी मेटल आयन पे भी डिपेंड कर रहा है एंड
ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, कि कौन सा लाइगेंड लगा है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी। सो इट मीन्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिफरेंट कलर देंगे। सो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ट्रांसमिट डिफरेंट कलर्स। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव कोबाल्ट with 6 molecules of water in +3 oxidation state, cobalt with ammonia in +3 oxidation state, and we have cobalt with cyanide 6 coordination number and -3 oxidation state. यानी oxidation state तो तीनों में ही +3 है. So we know that water, ammonia and cyanide, which is a strong ligand, cyanide, then ammonia, then water. अगर ये तो कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, क्योंकि ये वीपिंग है तो ये आगे चला जाएगा। sp3d2, इसमें क्या मिलेगी dsp3, और यहाँ क्या मिलेगा d2sp3, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब डेल्टा ओ विल बी हायर, फॉर अमोनिया लेस, एंड देन फॉर वाटर इट विल बी मिनिमम। लेट अस मार्क इट एज 1, 2 and 3, राइट। ये ऑर्डर बन जाएगा। अगर ये ऑर्डर एनर्जी का है, इसमें एनर्जी लिख लें, एनर्जी का भी ऑर्डर यही बन जाएगा E1, E2 एंड E3। सो बताइए लैम्डा का रिलेशनशिप एनर्जी के साथ कैसा है? इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो इसका मतलब λ1 विल बी मोर देन λ2 विल बी मोर देन λ3। हाइयर वेवलेंथ होगी। कलर जो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ सबसे कम है और ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड कलर कौन सा हो गया? इस केस में रेड सबसे ज़्यादा, वॉयलेट भरा जाएगा, और ये सबसे कम है, यहाँ वॉयलेट आएगा। इन बिटवीन जो है ये इंटरमीडिएट ब्लू कलर हो जाएगा। ट्रांसमिटेड कलर कौन सा होगा? ट्रांसमिटेड कलर विल बी ऑपोजिट। यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग ब्लू कलर का, दिस विल बी रेड और येलोइश कलर, और यहां मिलेगा आपको येलो ऑरेंज, राइट। सो इसी तरीके से हमें लाइट रेस मिलती रहेंगी। सिमिलरली अगर हम हेक्सा एक्वा निकल 2 पॉजिटिव को देखें, सो ये कैसे बना होगा? अगर निकल क्लोराइड सॉल्ट की हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं with 6 molecules of water, what is going to happen? It is going to form nickel with 6 water molecules and 2+ ions, and these colors are green in color. Now अगर इसके अंदर हम डाईइन के एक मॉलिक्यूल ऐड कर दें, डाईइन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर दें, so what is going to happen? अब डाईइन जो है is a bidentate ligand, सो क्या बनेगा? निकल, 4 एटम्स इसके मॉलिक्यूल इसके निकल जाएंगे और एक EN आ जाएगा। नाउ EN इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंट का मतलब डेल्टा O विल बी हाई। अगर डेल्टा O हाई है तो लैम्डा एब्जॉर्ब कौन सा होगा? लोअर वेवलेंथ का। अगर लोअर वेवलेंथ का लैम्डा एब्जॉर्ब हो रहा है, हायर वेवलेंथ जो है उसका लैम्डा कैसा होगा? ट्रांसमिट। ध्यान से सुनिए, बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ गया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी का लैम्डा छोटा होगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लो लैम्डा अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हायर लैम्डा ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब कलर्स विल बिकम डार्कर, सो इट विल बिकम पेल ब्लू। ठीक। अब अगर और इसमें ऐड कर दें, एक और ऐड कर दें अगर, तो डाईइन आ जाएगा। अगेन कलर विल चेंज। एक और ऐड कर दिया, वाटर पूरा निकल गया। वी हैव EN थ्राइस।
2 plus. So this is what is going to happen, and the color will keep on changing and it will become violet. अब सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हर स्टेट में कलर नहीं देते. इसका मतलब क्या है कि ओनली दोज ट्रांजिशन एलिमेंट्स are colored that has vacant D subshells. किसी के पास अगर वेकेंट नहीं है तो वो कलर नहीं दे सकता. नाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स or the metals with empty or fully filled d orbitals are colorless. Why? Because there will or these will not be because there will not be any participation of d orbitals for splitting, or you can say कि no d orbital is available for dd transition. जब जगह खाली ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर जगह हो भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं, राइट. सो उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर आपको कलर्स मिलेंगे जहाँ पर T2G और EG में d ऑर्बिटल स्प्लिट हो. दूसरी चीज़, उनमें वेकेंट जगहें हों. अगर वहाँ वेकेंट जगह नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट. इन दोनों कंडीशंस में आपको कलर नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक यू हैव कॉपर प्लस, Zn2 प्लस, Ag प्लस, मरकरी का 2 प्लस. यहाँ देखो क्या हो रहा है, डी में पूरा डी आएगा क्योंकि 4s क्या होगा 0. जिंक में भी D10 4s0, सिल्वर में भी D10 4s0, मरकरी में भी 4D10s0. लेकिन अगर हम टाइटेनियम का कर्स देखें, इसमें 4 प्लस में हमें ऐसा कॉन्फिगरेशन मिलेगा जिसमें D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. सो ये सब आपको कलरलेस देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ D में कुछ भी नहीं बचा मेरे पास. सो दीज ऑल विल बी कलरलेस. तो आपको याद होगा कॉपर 2 प्लस, मैग्नीज 2 प्लस, टाइटेनियम सिंगल प्लस, Fe2 प्लस, इन सब का कोई ना कोई कलर होता है. सो दे ऑल आर गोइंग टू गिव यू कलर्ड आयंस. यानी कि यहाँ पर ना तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं डी के, ना ही फुल्ली फिल्ड है. ऐसी कंडीशन में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं शिफ्ट होने के लिए, डी ट्रांजिशन के लिए. सो यही मेटल्स आपको कलर्स देंगे, एक्सेट्रा और भी होंगे, राइट. चलिए देखते हैं कुछ जेम स्टोन्स हमें कलर्स कैसे देते हैं. देखिए, कलर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डी transition occur frequently in our daily life. For example, रूबी का कलर रेड क्यों होता है? रूबी इज एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड containing chromium 3 plus, which is about 0 to 1% with electronic configuration
3d3, which means it is randomly present or occupies positions of एल्यूमिनियम 3+, यानी रिप्लेस हो सकता है, एल्यूमिनियम भी 3+ है और क्रोमियम भी 3+ है. रैंडमली ऑक्यूपाइज पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इन द क्रिस्टल. तो आपको क्रिस्टल लैटिस याद होंगे, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हमने सॉलिड स्टेट में, कि जब एल्यूमिनियम का एक आयन जाएगा उसकी जगह हमने इम्परफेक्शन लेके आए हैं, एक मिक्सिंग की है विद क्रोमियम. इट इज द क्रोमियम 3+ आयन और द इम्प्योरिटी. कैसे इम्प्योरिटी है? क्योंकि 3+ है, स्टोइकोमेट्रिक इम्प्योरिटी है. देयर इज नो चेंज इन स्टोइकोमेट्रिक. आयंस के नंबर में कोई चेंज नहीं है. दीज इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल with same oxidation state. These impurities are stoichiometric impurities. इम्प्योरिटी तो है ना, एल्यूमिनियम थी हर जगह, अब हमने वहाँ क्रोमियम भी मिक्स कर दिया तो इम्प्योरिटी तो है, लेकिन कैसी है? स्टोइकोमेट्रिक है. These impurities and DD transition in chromium 3+ ion or cation, you can say, imparts color to aluminium oxide. तो रूबी का कलर जो है, it is because of the presence of chromium element or the chromium ion, which is a transition metal. So similarly, in emerald, chromium again is there, which occupies octahedral sites. अब आपको याद होगा octahedral sites क्या होती हैं? Octahedral sites are actually the voids in the mineral called as beryl. Be3Al2 Si6O18, and the absorption of light colors of higher wavelength, that is yellow, red, blue, yellow, red and blue. There is absorption of light colors of higher wavelength, and hence color of crystal is sum of lower wavelength light and gives ग्रीन कलर. इसीलिए एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है. सो ये आपको रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, वाई एमरल्ड इज ग्रीन, वाई रूबी इज रेड. तो आपको वहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझानी पड़ेगी. उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ डी डी ट्रांजिशन होगा. एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, और जो बची हुई होगी दैट विल इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? अब हमें ये पता है कि सारी चीज़ें फुल प्रूफ नहीं हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाता है. सो हमें ये पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन को, स्ट्रक्चर्स को, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. It successfully explained all these of coordination compounds. But failure कहाँ था? But considering ligands as point charges
it means that all ligands which are anionic, all anionic ligands exert maximum splitting effect, क्योंकि जो चीज़ स्मॉल पॉइंट चार्ज होगा it will always be aligned in the same direction of central metal atom ion. So it will cause maximum splitting effect as they will be aligned in direction of central metal atom ion, but actually anionic ligands are found in lower end of स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, इसका मतलब ये है कि वो हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए ऑल दी एनाइनिक, लेकिन जो एनाइनिक होते हैं यानी कि लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इस तरह के जो लिगेंड्स हैं सिंगल एटम वाले, वो सारे लिगेंड्स जो होते हैं दे आर वीक लिगेंड्स। तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई इट इज़ वीक। ऑल्सो it do not take into account of covalent character of bonding between ligand and central metal atom ion। इसने कहा कि वो आयनिक ही बॉन्ड है, वो कोवलेंट कैरेक्टर को ले ही नहीं रहा, जबकि फजान्स रूल ये कहता है नथिंग इज प्योरली आयनिक, नथिंग इज प्योरली कोवलेंट, लेकिन ये उसके आयनिक कैरेक्टर को तो ले रहा है, कोवलेंट को नहीं ले रहा। सो इस सारी कंडीशन के अंदर इन सारे फ्लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए दीज वर एक्सप्लेन्ड, कुछ नई थ्योरीज दी गई। दीज वर लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, and molecular orbital theory, MOT। लेकिन हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर एट द मोमेंट। इसके लिए जो और फंडामेंटल चाहिए वो अभी हमने नहीं देखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी MOT की बात नहीं करेंगे। अब हम एक खास तरह की बॉन्डिंग देखते हैं जो कि सिर्फ मेटल कार्बोनिल में देखी जाती है। मेटल कार्बोनिल का मतलब है देयर इज अ मेटल एंड कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अटैच्ड टू द मेटल, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। नाउ दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्यों? हर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लगी हुई है। होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड where carbon monoxide ligand only combines with central metal atom ion and forms sigma as well as pi bond. Now sigma bond is formed when one lone pair is donated by CO2 central metal atom from carbon. So it is basically, let us say this is the metal, this is the
लोब ऑफ दिस मेटल और इसके साथ कार्बन का एक लोब कनेक्ट करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड. डेटिव कौन सी? सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम CO टू मेटल, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ एक सिग्मा बॉन्ड बनती है, करेक्ट? एंड पाई बॉन्ड is formed when there is a donation of a pair of electron from filled d orbital of central metal atom ion to vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide. देखिए कैसे बनेगी, ये देखिए, ये रहे आपके पास let us say these are the pi orbitals. And it is combined with the pi orbitals of carbon atom. Why we are showing negative, positive, positive, negative? Because of opposite spin of electrons in orbital. होगा क्या? यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी नेगेटिव के नेगेटिव से, पॉजिटिव के पॉजिटिव के साथ. एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी हैपनिंग? नेगेटिव पॉजिटिव M, कार्बन विद डबल बॉन्ड O, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और यहाँ पर आपको एक पाई बॉन्ड मिल जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट इज द पाई बॉन्ड एंड इट इज फ्रॉम मेटल टू कार्बन एटम. दिस बॉन्ड from metal ion to ligand CO is called back bonding or back donation. This pi bond is having synergic effect along with sigma bond between central metal atom ion and the ligand. यानी दोनों स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं, ऑपोजिट में कुछ नहीं है. दे गिव स्ट्रेंथ टू द बॉन्ड. सर्टेन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी कैसी होंगी. लाइक वी हैव निकल कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड 4. क्या नाम लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. लुक एट इट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है. 99% ऑफ द टाइम द मॉलिक्यूल जो बनेगा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा. लुक एट अनदर वन. दिस इज हेक्सा कार्बोनिल आयरन 0. Similarly, chromium, Mn2, CO10 and cobalt 2 with carbon monoxide 8 molecule. So देखिए स्ट्रक्चर इस केस में क्या बनेगा? Mn और ये Mn दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. सो ये रहा आपका कार्बन मोनोक्साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. दिस इज वन मॉलिक्यूल.
सिमिलरली कोबाल्ट का देखते हैं. कोबाल्ट, and it has got one more cobalt connected to itself. 1 2 3 4 carbon monoxides. 6 7 4 5 6 7 and 8. Now these two carbon atoms are connected with each other. This is the hybrid structure or the dihybrid, या you can say सकते हो आप, it is the bridge of between the two metals, two central metal atoms. Now quickly let us look at the properties of metal carbonyl coordination compounds. सबसे पहली चीज, these are mostly solid at room temperature and pressure. Number 2, mononuclear carbonyls are volatile as well as toxic. Number 3, iron and nickel carbonyls are liquid. Number 4, mononuclear carbonyls are कलरलेस और या फिर वो लाइट कलर्ड होते हैं. अब यहाँ से आप समझ जाइए, अगर कलरलेस है या लाइट कलर्ड है तो इसका मतलब ये है कि या तो इनका डी ऑर्बिटल फुल होता है या यहाँ पर एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं. नंबर 5, अच्छा इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो आप. यू हैव FeCO5 पेंटाकार्बोनिल आयरन. इसका कलर होता है लाइट स्ट्रॉ कलर्ड. बट polynuclear are deeply colored. For example, Fe3CO12. This is deep grass green colored salt. यानी कि जितने ज़्यादा उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उसका डार्क कलर मिलेगा. एक्सेप्ट Fe2CO9 विच इज, इसका नाम क्या लिखते हैं, एना कार्बोनिल. एन निया कार्बोनिल डाई आयरन 0. These are soluble. Such kind of molecules are soluble in hydrocarbon solvents, यानी organic solvents. अभी क्या है ना कि metal carbonyls are reactive due to number 1, metal center of the carbonyl, और दूसरा कौन सा है कारण, कार्बन मोनोक्साइड एज अ लिगेंड. इन दो कारणों से ये मेटल कार्बोनिल्स आपके रिएक्टिव होते हैं क्यों, और कार्बन मोनोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सो दैट इज वाई दे आर वेरी रिएक्टिव. नाउ दीज आर यूज्ड as industrial catalyst and precursors in organic synthesis. Sometimes पूछ लेते हैं कि मेटल कार्बोनिल कहाँ यूज होते हैं, जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन. अब कई बार क्वेश्चन आता है कि दिमाग में ये सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहे थे और कौन से पाई ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं
और कौन से ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड बनी? देखो कार्बन मोनोक्साइड जो है इट कंटेन्स हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 6 इसके, 4 इसके और 6 इसके। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 इसका और 8 इसके, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट? सो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सिंस इट इज मोर देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, सो द ऑर्डर विल बी 1 2 2 1। ऑर्डर हैज टू बी 1 2 2 1, यानी कि सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको याद होना चाहिए। यहाँ लिखना चाहो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, करेक्ट? नाउ ध्यान ये देने वाली बात है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज दी विच इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिग्मा। अब क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इट विल बी अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। कौन सा एटम? कार्बन एटम। इन कार्बोनिल, कार्बन से दूर होगा तो जल्दी से लूज हो सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स these electron pair serves as weak donor of carbon atom to the central metal atom. So ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो लिगेंड से मेटल की तरफ जाएगा एंड विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद आइए वेकेंट एंटी बॉन्डिंग 2px, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। सो नाउ vacant d orbital which is the pi star 2px orbital overlap with d orbital of central metal atom ion having pi symmetry, जो हमने अभी देखा ही था बॉन्डिंग में। सो pi bond is formed between metal to ligand। सो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनती है और ये बॉन्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दे आर सिनर्जिक इफेक्ट देती हैं। लास्टली इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कि व्हाट आर द जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल से 3 मेथड आते हैं, फटाफट से देख लेते हैं उसको। पहला है आपके पास एडिशन, रिएक्शन, दूसरी है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एडिशनल रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल है, कोई भी सॉल्ट आपने लिया, उसके अंदर आपने अमोनिया को ऐड किया, एज अ रिजल्ट अमोनिया अपना एक सॉल्ट बना गया। सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ 6 एटम है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। सो इट इज जस्ट एन एडिशन टू दी सॉल्ट। सिमिलरली देखिए क्रोमियम है, इसमें आपने अमोनिया ऐड किया 6 मॉलिक्यूल्स, क्रोमियम विद हेक्साअमीन, ट्राइक्लोराइड या क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। सो दिस इज व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय this method which is the substitution।
इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स surrounding central atom will be substituted with other ligands. पानी को ही आपने स्वैप करना है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव Cu with water molecule 4 and 2+ ion. इसमें अगर हम लोग मान लीजिए अमोनिया ऐड कर देते हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वाटर रिप्लेस होके अमोनिया आ जाएगा 2+, और आपको 4 पानी के मॉलिक्यूल बाहर मिल जाएंगे. सिमिलरली अगर मान लीजिए यू हैव निकल विद H2O 6 मॉलिक्यूल्स और आपने यहाँ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल डाल दिए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, निकल with 6 amine groups and the 6 water molecules will be lost. So simple substitution reaction है ये, कुछ नहीं किया इसके अंदर. लास्ट आपके पास आता है redox reaction. redox reaction में क्या हो रहा है, there is an oxidation going on या reduction going on. हम पहले oxidation का एग्जाम्पल देखते हैं. You have cobalt in +2 oxidation state. इसके अंदर हमने अमोनिया डालना है in ammonium chloride and water in the presence of peroxide. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन होगी. कोबाल्ट विल फॉर्म विद अमोनिया हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड और वाटर विल बी रिमूव्ड. पेरोक्साइड है, वाटर तो निकलना ही निकलना है. ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर कोबाल्ट आ गया. नेक्स्ट रिएक्शन देखो K2Cr2O7 की. इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं विद ऑक्जेलेट आयन या C2O4 विच इज द ऑक्जेलिक एसिड प्लस पोटाशियम ऑक्जेलेट के साथ. दिस इज पोटाशियम ऑक्जेलेट, करेक्ट. इनके साथ जब रिएक्शन की तो व्हाट हैपेंड, वी गेट पोटाशियम with chromium having 3 molecules of oxalate ion which is a bidentate ligand plus 6 carbon dioxide and 7 molecules of water will be reduced. यहाँ देखिए क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गई, रिडक्शन. और +2 से +3 जा रहा है, इट इज द ऑक्सीडेशन. So by redox reaction also we can form the complex complex coordinate compounds. So this is how we are going to produce by the different methods of preparation of the coordination compounds. So this is all we have for today. Thank you so much for watching. Keep smiling and stay safe.